लेक्चर नंबर 4 है। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 18 यूनिवर्सिटी फिज़िक्स का। चैप्टर नंबर 18 कौन सा है? ये है बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के हवाले से। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो इक्वेशन ऑफ स्टेट हमें क्या बताता है? इससे हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़, जैसा कि टेम्परेचर है, जैसा कि प्रेशर है, जैसा कि वॉल्यूम है, जैसा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जिसमें मैस आ सकता है, जिसमें मैस आ जाता है, जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाती हैं। ये सारे के सारे डिस्क्राइब करते हैं कि एक पर्टिकुलर मटेरियल किस स्टेट में है, और इन सारी की सारी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है स्टेट वेरिएबल्स। सो quantities such as temperature, pressure, volume and amount of substance, mass and number of moles describe the state in which particular material exists। ये बेसिकली हमें बताती हैं कि पर्टिकुलर मटेरियल कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से इन क्वांटिटीज़ को कहा जाता है स्टेट वेरिएबल्स। रिलेशनशिप्स between these quantities can be expressed in an equation called equation of state। अब इन क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन है आपस में, उनको हम डिफरेंट इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस इक्वेशन को, हर इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो इक्वेशन ऑफ स्टेट की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट की एक एग्जांपल है आइडियल गैस इक्वेशन, दूसरी है वंडर वाल्स इक्वेशन। तो सबसे पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन को देखेंगे, फिर हम वंडर वाल्स इक्वेशन को देखेंगे। अब हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हमें क्या बताती है? से आइडियल गैस हमें ये बताती है कि मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर ऑफ वेरियस गैसेस लीड्स टू 3 कंडीशंस। हमने ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो हमने मेजरमेंट की बिहेवियर के हवाले से, डिफरेंट गैसेस के हवाले से, वो हमें 3 कंडीशंस की तरफ लीड करती हैं। और वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं वो बेसिकली हम देखने जा रहे हैं। पहली जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि द वॉल्यूम V of a particular gas is proportional to the number of moles, keeping pressure and temperature constant। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल्स जब हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ये एक पहला स्टेटमेंट है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो ये है कि द वॉल्यूम वेरीज इन्वर्सली विद द एब्सोल्यूट प्रेशर कीपिंग एन एंड टी कांस्टेंट। नंबर ऑफ़ मोल्स एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी के, और पी अगर यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास पी वी प्रोपोर्शनल होगा सम कांस्टेंट के। जो हमारे पास तीसरी कंडीशन है वो क्या कंडीशन है? द प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, कीपिंग वी एन एन कांस्टेंट, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखते हुए। तो हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर। सो ये हमारे पास 3 कंडीशन है। एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। जब इन तीनों कंडीशंस को कंबाइन करेंगे तो मेरे पास जो नेट कंडीशंस बनेंगी वो क्या बनेंगी? वो मेरे पास कुछ इस किस्म की इक्वेशन बनेगी। सो पी, जब हम इन 3 रिलेशंस को कंबाइन करेंगे, रिलेशनशिप्स को सिंगल इक्वेशन में, सो पी इंटू वी, पी और वी की जो प्रोडक्ट है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ मोल्स इंटू नंबर ऑफ़ टेम्परेचर के। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा आर, जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, जिसकी ये पर्टिकुलर वैल्यू है। सो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हम गैस को डील करते हुए बाज़ औक़ात प्रेशर की बात करेंगे, बाज़ औक़ात गैस पार्टिकल्स के मोमेंटम की भी बात करेंगे। सो बेसिक डिफरेंस जो प्रेशर और मोमेंटम में है, प्रेशर को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, मोमेंटम को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। सो जहाँ कहीं भी ये दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। स्मॉल लेटर हमेशा प्रेशर के लिए, कैपिटल लेटर हमेशा मोमेंटम के लिए। सो हम आगे जा रहे हैं। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, मुझे एक और इक्वेशन ड्राइव करनी है इससे।
नंबर ऑफ मोल्स हमेशा बराबर होते हैं टोटल मास और मोलर मास या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर। सो अगर मैं इसमें n अपॉन के एन ए रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी। मेरे पास सबसे पहले तो से मैं टोटल मास और मोलर मास से रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा पी वी। एग्जैक्टली इक्वेशन 1 में जो पी वी थी वो आ गई मेरे पास। टोटल मास और मोलर मास आर टाइम्स पी। सो मोलर मास यहाँ चला जाएगा वॉल्यूम में, मोलर मास यहाँ चला जाएगा वॉल्यूम में, नीचे ले जाऊँगा पी सॉरी प्रेशर टाइम्स मोलर मास इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम टाइम्स आर टी। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू एम पी ओवर वी। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन रिड्यूस होकर मेरे पास आ जाएगी प्रेशर मोलर मास डेंसिटी टाइम्स आर एंड टोटल। डेंसिटी अगर मैं अलग से निकालना चाहूँ पी एम मोलर अपॉन आर टी, इसको इक्वेशन मैंने 2 दे दिया। ये बेसिकली मुझे बता रही है डेंसिटी ऑफ गैस के बारे में। किसी भी गैस में अगर मेरे पास मास कांस्टेंट है या नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है किसी भी आइडियल गैस में, सो जो मेरे पास प्रोडक्ट है इस इक्वेशन में अगर मैं टेम्परेचर उठा के नीचे ले आऊँ तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी ये आ जाएगी पी वी अपॉन टी विच इज़ इक्वल टू एन टाइम्स आर। अगर ये कांस्टेंट है, अगर मैंने इसको कांस्टेंट रखा हुआ है किसी भी आइडियल गैस में, ये भी कांस्टेंट है, तो किसी भी एक टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम और दूसरे टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम का रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। सो ये जो चीज़ है ये बेसिकली मुझे यही चीज़ बता रहा है। फॉर अ कांस्टेंट मास और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस द प्रोडक्ट एन आर इज कांस्टेंट, सो द क्वांटिटी पी वी अपॉन टी इज आल्सो कांस्टेंट। दैट इज T1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 which is equal to some constant which is equal to n times R। डिपेंड करता है ये कांस्टेंट कितना है, उस हिसाब से ये भी कांस्टेंट रहेंगे। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। सो अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो किसी पर्टिकुलर P1 V1 अपॉन T1 पे और किसी प्रेशर P2 V2 अपॉन T2 का जो रेशो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। ये गैस की डेंसिटी की इक्वेशन है। अगेन ये भी मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है और ये भी पर्टिकुलर मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट है। एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं। एग्जांपल मेरे पास क्या है, एग्जांपल मेरे पास ये है कि से वी हैव फाइंड द वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन कैसे आती है विद द एलिवेशन हाइट के साथ, जैसे जैसे मूव करते हैं इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कैसे कैसी वेरी होती है एल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ। अज्यूमिंग दैट एट ऑल एलिवेशंस टी इज इक्वल टू दिस एंड जी इज इक्वल टू दिस। हमने एज्यूम किया है कि सारी हाइट पे 0 से लेके किसी भी हाइट पे चले जाएँ, टेम्परेचर फिक्स कांस्टेंट रहेगा और जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है। दो के इन रियलिटी ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहती। एज द एलिवेशन वाई इंक्रीजेस बोथ द एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड द डेंसिटी डिक्रीजेस। हमने बेसिकली दो ही चीज़ें हम ले रहे हैं कि ये हमने फिक्स रखा हुआ है, ये हमने फिक्स रखा हुआ है। हम कह रहे हैं प्रेशर चेंज होगा जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा, डेंसिटी भी डिक्रीज़ होगी। इन दोनों की इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस को उठा लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं डिटेल में। सो वी हैव टू अननोन फंक्शंस ऑफ वाई। हमारे पास दो अननोन फंक्शंस हैं वाई के। उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए इंडिपेंडेंट। पहली आइडियल गैस इक्वेशन है जो कि डेंसिटी की इक्वेशन है, जो कि क्या है थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव की थी। रो इज इक्वल टू प्रेशर मेलर मोस अपॉन आर टी, मोलर मास अपॉन आर टी। इक्वेशन ए का मैंने नाम दे दिया इसको। सेकंड इक्वेशन बेसिकली ये फ्लूइड की इक्वेशन है, फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम। ये बेसिकली प्रेशर की इक्वेशन है कि डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो प्रेशर कैसे वेरी करता है हाइट के साथ।
अगर मेरे पास कोई भी फ्लूइड है डिफरेंट पोजीशंस पे, अगर उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है तो प्रेशर इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स आ रही होंगी तो प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल कम हो जाएगा। यहाँ सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये उसकी इक्वेशन है। ये चैप्टर 12 में आप देख सकते हैं फ्लूइड्स इन इक्विलिब्रियम में। तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी कि प्रेशर हाइट के साथ कैसे वेरी करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डेंसिटी की जो एक्सप्रेशन ये वाली है उठा के यहाँ हम पुट कर देंगे। सो मेरे पास dP/dy माइनस डेंसिटी की एक्सप्रेशन टाइम्स जी आ गया। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मोमेंटम का डेरिवेटिव है, यहाँ पे प्रेशर का डेरिवेटिव है, यहाँ भी प्रेशर ही आ रहा है। सो डेल P/P विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास मोलर मास टाइम्स G/RT कांस्टेंट है, ये dy जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस किस्म की है कि अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम सम हाइट y1 जिस पे प्रेशर P1 होगा टू सम हाइट y2 जिस पे प्रेशर P2 होगा। तो P1 से लेके P2, y1 से लेके y2, सिंपली डेल P/P एंड इंटीग्रल नेचुरल लॉग P आएगा। P1 से लेके P2 माइनस ये सारा का सारा कांस्टेंट है, इंटीग्रल y आ जाएगा y2 से y1। यहाँ भी लिमिट पुट कर देंगे, नेचुरल लॉग P2 माइनस नेचुरल लॉग P1, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं ln P2/P1 में, माइनस ये पूरा का पूरा कांस्टेंट फैक्टर y2 माइनस y1 आ गया। अगर मुझे नेचुरल लॉग हटाना है तो मुझे डेफिनेटली एंटी लॉग लेना पड़ेगा। सो टेकिंग एंटी लॉग ये मेरे पास आ जाएगा P2/P1, ये पूरा का पूरा फैक्टर एक्सपोनेंट में चला जाएगा, एक्सपोनेंट माइनस मोलर मास G, फिर मैंने ये वाला y2 माइनस y1 मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन RT, टोटल RT आ गया। सो P1 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो P2 विच इज़ इक्वल टू P1 टाइम्स एक्सपोनेंट पूरा का पूरा फैक्टर आ गया। हम ये कहते हैं कि हमारा जो y1 है वो सी लेवल है, से सी लेवल पे y1 0 होता है, और जो प्रेशर होता है उसको हम P0 कह रहे हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एग्जैक्टली इक्वल होता है। सो y1 0 हो जाएगा और P1 रिप्लेस हो जाएगा P0 से। तो जो हमारी एक्सप्रेशन आ जाएगी इस केस में वो क्या आ जाएगी, और हम ये कह रहे हैं कि प्रेशर एट एनी अदर हाइट, जो कि ये P2 है और हाइट y2 है, y2 हाइट पर हमने जो प्रेशर कह रहे हैं वो P कह रहे हैं सिंपली। सो P2 P है एट y2 इक्वल टू y। सो P2 की जगह रिप्लेस हो जाएगा सिंपली P0 1 की जगह P0 एक्सपोनेंट माइनस m मोलर G, y2 की रिप्लेस हो जाएगा सिंपली y के साथ, ये 0 हो जाएगा अपॉन RT। तो ये एक्सप्रेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की व्हेन P is equal to 0 centigrade at all heights, G is equal to 10 meter per second square at all heights, सिर्फ और सिर्फ एट इसको हम लिखते हैं एज y increases P and rho डिक्रीजेस। जैसे जैसे हाइट मेरी इंक्रीज़ होती है प्रेशर और डेंसिटी डिक्रीज़ होती है, तो उस केस में हमारे पास डिफरेंट हाइट पे जो प्रेशर का एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्टली है। इसको मैं प्लॉट भी कर सकता हूँ। इस पूरे को पूरा मैंने प्लॉट किया है बेसिकली रेसिप्रोकल, इस पूरे के पूरे फैक्टर को मैंने अलग कर दिया है, मोलर मास G/RT। सो मैंने हॉरिजॉन्टल पे y रखा है, वर्टिकल पे प्रेशर P रखा है, हॉरिजॉन्टल में मैंने रखा है RT/mg। y की जगह मैं RT/mg रखूँगा तो बेसिकली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिंपली मेरे पास y एक्सपोनेंट पे सिंपली 1 रह जाएगा। जब एक्सपोनेंट पे 1 रह जाएगा उस वक्त प्रेशर P0 जो मेरे पास आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, डेफिनेटली एक्सपोनेंट में 1 है तो कुछ फैक्टर डिक्रीज़ होगा, वो रफली 6 के करीब आएगा, पता नहीं कितना आएगा। सिमिलरली अब इस
इसकी जगह अगर मैं रख लेता हूँ, ये 2 का मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर टी अपॉन एम जी है। 3 का मतलब ये है कि 3 आर टी अपॉन एम जी है, तो सिंपली एक्सपोनेंट में -2 रह जाएगा, एक्सपोनेंट में -3 रह जाएगा। उस वक्त प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर और जो हाइट है उसकी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो एग्जैक्टली यूँ बनेगी। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी डेफिनेटली प्रेशर डिक्रीज़ होता जाएगा। जो दूसरी हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, वो है वंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट से। दिस इज़ अनदर इक्वेशन ऑफ स्टेट। इट कंसीडर्स, ये कौन कौन सी कंडीशंस को कंसीडर करती है, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ। उससे पहले आइडियल गैस इक्वेशन में हमने मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम्स को डिस्कस नहीं किया था, ये इटसेल्फ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्कस करती है। फिर ये क्या डिस्कस करती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये कंसीडर करती है फॉर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको भी। द इक्वेशन इज गिवन एज, इक्वेशन बेसिकली इस एक्सप्रेशन से गिवन है, प्रेशर है सम कांस्टेंट टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स सम कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स और कांस्टेंट टेम्परेचर। जिसमें इस इक्वेशन में बेसिकली ए और बी कांस्टेंट्स हैं, वेरी फ्रॉम गैस टू गैस। ये गैस टू गैस इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, रफली बी, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन में ये जो बी आ रहा है, ये जो बी आ रहा है रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है रफली। देन एन इंटू पी विल बी द वॉल्यूम ऑफ टोटल मोल्स, जितने भी मोल्स हैं उन सब का वॉल्यूम n टाइम्स b से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है v माइनस एन बी विल बी द अवेलेबल स्पेस फॉर मॉलिक्यूल्स टू मूव। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है अवेलेबल स्पेस को। अगेन एक किस्म के वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला फैक्टर। ये वाला फैक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको डिटेल में देखना होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन ये प्रेशर का ही आ रहा है, तो इसकी डायमेंशन भी प्रेशर की होगी। अगेन P टाइम्स V इज इक्वल टू nRT। तो ये बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स के फोर्सेस को कंसीडर करके, लेकिन प्रेशर ही बता रहा है, ये अवेलेबल वॉल्यूम ही बता रहा है, एग्जैक्टली इक्वल टू nRT बता रहा है हमें। सो तो हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने खुद करना है। ये प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन यूजिंग वंडर वाल्स इक्वेशन। अपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है आइडियल गैस को यूज़ करते हुए, वंडर वाल्स इक्वेशन को यूज़ करते हुए। आप 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 at T is equal to 0 centigrade and T is equal to 1 atmospheric pressure. For CO2 E इतना है एंड B इज दिस वन। तो अपने खुद कैलकुलेट करना है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आइडियल गैस वॉल्यूम क्या प्रोडक्ट करता है और वंडर वाल इक्वेशन वॉल्यूम क्या प्रोडक्ट करती है, दोनों में कितना फ़र्क है। हम एक और मेन चीज़ देख रहे हैं, ये है PV डायग्राम। So the pressure of an ideal gas is inversely proportional to the volume at constant temperature and constant definitely number of moles. So pressure ideal gas का inversely proportional है volume के, keeping temperature and number of moles constant. So the diagram representing the pressure as a function of volume is called PV diagram. डायग्राम जो कि प्रेशर रिप्रेजेंट करती है एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, उसको पीवी डायग्राम कहते हैं। तो ये बेसिकली डायग्राम है जिसको पीवी डायग्राम कहती है, जो कि प्रेशर रिप्रेजेंट करती है एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्रेशर डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो बेसिकली प्रेशर डिपेंड कर रहा है कैसे कैसे वॉल्यूम के ऊपर। सो यहाँ पे पीवी डायग्राम में हर टेम्परेचर के लिए एक कर्व आएगा। टेम्परेचर जैसे कम होगा तो ये एक्सेस के क्लोज होगा, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ होगा इससे दूर चला जाएगा, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ होगा उससे दूर चला जाएगा, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ होगा उससे दूर चला जाएगा। इस पूरे पाथ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इस पूरे पाथ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इस पूरे पाथ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा,
इस पूरे पाथ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा T4 is greater than T3, T4 is greater than T3 which is greater than T2 which is greater than T1। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये प्लॉट यूं आगे इंक्रीज होता जाएगा। हर एक प्लॉट को इस पीवी डायग्राम में जो कर्व आ रहा है, हर एक कर्व को आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म का मतलब होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये इंडिविजुअल आइसोथर्म्स हैं जिनके हर एक का टेम्परेचर एक सेल्फ कांस्टेंट है। Each curve representing the behavior at specific temperature is called an isotherm, क्योंकि हर कर्व एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बिहेवियर शो कर रहा है आइडियल गैस का। इसको हम आइसोथर्म भी कहते हैं या पीवी आइसोथर्म भी कहते हैं। पीवी डायग्राम फॉर ए नॉन आइडियल गैस, अगर मेरे पास आइडियल गैस नहीं है, नॉन आइडियल गैस है, देयर इज ऑलवेज ए क्रिटिकल टेम्परेचर। नॉन आइडियल गैस के केस में हमेशा हमें ये बता रहा है कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली यहाँ कहीं आ जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर, एक क्रिटिकल टेम्परेचर का अगर मेरे पास गैस आइडियल नहीं है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो जैसे जैसे हम उसका प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जाएगा। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आके एक लिमिट आएगी यूँ, उसमें नॉन आइडियल गैस लिक्विफाई हो जाएगी। बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड फेस में, वो गैस नहीं रहेगी अगर मेरे पास नॉन आइडियल गैस है। आइडियल गैस में हम कितना भी प्रेशर इंक्रीज़ कर दें उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन रहेगी वो गैस ही। लेकिन अगर मेरे पास आइडियल गैस है, मैं उसका प्रेशर इंक्रीज़ करता जाऊँ, वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली वो कन्वर्ट हो जाएगी सारी की सारी किसमें, लिक्विड में। अगर उसका टेम्परेचर उस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमने टेम्परेचर हाई रखा हुआ है तो कभी लिक्विफाई नहीं होगी, इस टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई नहीं होगी। लेकिन ये क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके बिलो जितने भी टेम्परेचर हैं यहाँ पे लिक्विफाई हो जाएगी, यहाँ पे लिक्विफाई हो जाएगी। तो ये कर्व कहलाता है इक्विलिब्रियम कर्व या लिक्विड गैस फेज का कर्व कहलाता है, इसको हम देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम, बेसिकली जो आइडिया है मेन क्या है, अगर मेरे पास कोई नॉन आइडियल गैस है तो उस नॉन आइडियल गैस में पीवी डायग्राम में हमारे पास हमेशा एक टेम्परेचर होता है जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। बिलो द टेम्परेचर इफ़ वी कंप्रेस द गैस, कंप्रेस का मतलब होता है कि प्रेशर इंक्रीज़ करें, अगर करेंगे तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, उस वक्त क्या होगा, इट लिक्विफाइज। सो ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। उस क्रिटिकल टेम्परेचर में ये वो फेस होता है जिस पे लिक्विड और वेपर फेस को एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम इक्विलिब्रियम फेस भी कहते हैं। इससे ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उस टेम्परेचर से मीन्स टेम्परेचर अगर आपका हाई होगा तो लिक्विफाई नहीं होगी, लेकिन टेम्परेचर अगर लो है और अगर हम कंप्रेस करेंगे तो डेफिनेटली वो लिक्विफाई हो जाएगी। ये वाली जो चीज़ है ये हम बाद में देखेंगे, अभी हमारे डिटेल में देखने की नहीं है। मे बी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देखेंगे, और वो ये है कि एरिया अंडर द पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय अ सिस्टम ड्यूरिंग अ वॉल्यूम चेंज। तो ये जो पीवी डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व बेसिकली हमें वर्क डन बताता है बाय द सिस्टम बाय द गैस। सो ड्यूरिंग अ वॉल्यूम चेंज, जब भी वॉल्यूम चेंज होगा तो बेसिकली मुझे ये बताएगा कि अगर वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ तो ये बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे अलग से आपको डिटेल में बता दूँ कि अगर मेरे पास ये पीवी डायग्राम है, वॉल्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हुआ है, तो ये अमाउंट जो कहलाएगा एरिया अंडर द कर्व, ये बेसिकली वर्क डन कहलाएगा जो कि सिस्टम ने वर्क किया। तो आगे क्या कहता है, दिस वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली रिलेटेड to the heat transfer and changes in the internal energy of the system। ये वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट ट्रांसफ़र के और इंटरनल एनर्जी में चेंजेस के। तो ये जब हम फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे तो इस चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। अभी का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।